नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट का कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में देखा था। तो देखिए आज जो कवर करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये सारा कुछ जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहने का मतलब ये है कि इनका जो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे। और ये जो जितने भी बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। क्योंकि ये देखिए ये किसी के दबाव में आके ये काम नहीं करते, क्योंकि ये देखिए खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनका मेंशन किया गया कि किस तरीके से इनको जो है हटाया जा सकता है, या फिर और भी जो प्रोविजन रहता है कि क्या क्या पावर रहते हैं इनके। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन चाहे तो इनके ऊपर में कमांड कर सकता है। पर्सन मतलब कहने का ये हो गया कि पार्लियामेंट में जैसे जो जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनके ऑर्डर पे वो काम करेंगे, तो ऐसी नहीं है। उनका जो फंक्शन जो रहता है, या फिर जो उनकी जो भी पावर जो रहती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं, और वो पूरे एक दूसरे से एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं। बाकी जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, तो इनका कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे कि इलेक्शन के समय आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन की जब डेट आ जाती है, तो जो भी कोई भी मिनिस्टर हो, या कोई भी मान लीजिए कोई भी एमपी या एमएलए जो भी पहले रह चुके हों, तो वो देखिए उनके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं रहती है। ये पूरा पावर होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, कि ये वो क्या एक्शन लेते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर, उनके पूरे ऊपर रहती है, पूरी पावर आ जाती है उनके पास में। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया आपका लिस्ट, और ये कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है इनके बारे में। और करंट में चेयरमैन देखिए अभी कौन है, तो ये देखिए थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लेना। इसमें से मे भी आपका हो सकता है कुछ आपका इसमें नहीं हो, क्योंकि ये पहले का बना हुआ है। तो करंट अफेयर में आपको पूरे ये अपडेटेड मिल जाएंगे चेयरमैन इसके जितने भी हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन देखिए इनका प्रोविजन मेंशन किया गया आर्टिकल 324 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर अगर आर्टिकल 324 में आपको मिलेगा रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के बारे में। और देखिए अभी करंट में जो चेयरमैन इनके, तो वह सुनील अरोड़ा, जो कि 23rd नंबर के हैं ये।
फिर उसके बाद देखिए अगला है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए इनका मेन पर्पस होता है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जितने भी आईएएस या फिर जो पीसीएस के एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके यूनियन लेवल पे, तो उनका एग्जामिनेशन कराने कंडक्ट कराने का जो काम रहता है तो वो होता है यूपीएससी का। तो ये देखिए आर्टिकल जो प्रोविजन मेंशन किया गया है यूपीएससी का, तो यह है आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच में है आपका। और अभी देखिए जो करंट चेयरमैन है इसके, तो वो है आप लोग इसको अपडेट कर लेना, मे भी आप लोग देख लेना इसका, यहाँ पे अरविंद सक्सेना इसमें लिखा हुआ है, बट आप लोग एक बार अपना अपडेट कर लेना इन सभी को। करंट अफेयर में वैसे भी आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। उसके बाद फिर देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये देखिए आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच में मेंशन किया गया हुआ है। और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मतलब उनके एक पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जिसके एक चेयरमैन भी होते हैं। इसके अलावा फिर देखिए अगला आपका है फाइनेंस कमीशन है। तो देखिए एवरी ईयर फाइनेंस मतलब एवरी 5 ईयर फाइनेंस कमीशन का भी ये गठन किया था इसका भी। तो इसका देखिए आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि फाइनेंस कमीशन जो है तो कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो आर्टिकल 280 में मेंशन ये किया गया हुआ है। और देखिए अभी जो करंट जो 15th फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है ये, तो इसका ड्यूरेशन जैसे कि अभी करंट भी ये चल रहा है, तो इसमें देखिए अभी जो चेयरमैन है तो है एनके सिंह है। फिर उसके बाद देखिए नेशनल कमीशन फॉर एससी है आपका। तो इसका देखिए प्रोविजन मेंशन किया गया आपका यहाँ पे आर्टिकल 338 में है। फिर उसके बाद देखिए आज जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, तो ये जो है आर्टिकल आपका मेंशन किया गया है 338A में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद कर लेना इन सभी को। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जो कि हम लोग इसे शॉर्ट में बोलते हैं, हम लोग इनको सीएजी बोला जाता है। तो ये है आर्टिकल 148 में मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल देखिए, तो ये जो होते हैं तो ये वकील होते हैं एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इनका जो प्रोविजन है तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 76 में। फिर उसके बाद देखिए जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं तो ये एक स्टेट के पर्टिकुलरली एक उनके मतलब एक तरीके से एक लॉयर होते हैं एक्चुअली में। तो ये आर्टिकल 165 ये मेंशन की गई है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये है आर्टिकल 350B में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो ये देखिए कुछ लिस्ट आपको दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो ये आप लोग पूरा याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये देखिए जो आपने वहाँ पे देखा, तो ये तो सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके बारे में मेंशन किया गया हुआ है आपका यहाँ पे, मतलब कि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है। और इनका एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं ये, और इनके पास एक स्पेशल पावर भी रहती है, मतलब इनके ऊपर में कोई जो है अपना मतलब एक ऐसे नहीं कि वो कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं उनके वर्क में। तो वो इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं और अपना प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब इसके अलावा देखिए कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनका कोई जो है नहीं दिया गया था प्रोविजन, मतलब कि ये जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया हुआ, क्रिएट किया गया हुआ है। तो ये जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने एक्शन के थ्रू देखा कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है कंट्री के लिए, ये जरूरी है होना, तो उन्होंने जो है ये इसको बनाया हुआ है। तो जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है आपका यहाँ पे, जैसे कि नीति आयोग आपका है। तो देखिए नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो है आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसके अलावा देखिए जो अगला आपका है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका हो गया, एनएचआरसी आपका हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आपका हो गया। इसके अलावा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया सीवीसी, लोकपाल लोकायुक्त हो गया, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और साथ में प्लानिंग कमीशन। तो ये सारे जितने भी बॉडीज आपके हैं तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी कि इनका प्रोविजन जो है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो है बनाई गई है। और ये जो है अब फंक्शंस करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट जो चाहेंगे तो वो कर सकते हैं इसके अंदर में, मतलब अपना क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है तो वो अपने एक्शन लेते हैं, तो वो अपना जो चेयरमैन या मेंबर जो रहते हैं, हालांकि इसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होती है उनको अपॉइंट करने का, क्योंकि इस तरीके से सिलेक्शन होती है इनमें। बट देखिए ये जो है एक हद तक आप कह सकते हैं यहाँ पे कुछ इसमें से ऐसे भी रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका इसमें नीति आयोग है, तो इसमें ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ये रन किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस करती है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि इंडिपेंडेंटली वो फंक्शंस करते हैं,
लेकिन कुछ हद तक इसमें सिलेक्शन करने का जो है तो वो रहता है यहाँ पर, मतलब कि कुछ कमेटी होते हैं सिलेक्शन कराने के लिए चेयरमैन का। तो ये जितने भी आपके दिए हुए हैं ऊपर में आपका, तो ये जो है ये मतलब कि जो गवर्नमेंट जो बॉडीज आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये परमानेंट नेचर के नहीं रहते हैं। मतलब ये सरकार इनको जब चाहे तब इनको भी मतलब एक तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं इनको, और इसके अलावा मतलब इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं कहीं भी किसी भी समय। जैसे कि देखिए प्लानिंग कमीशन था आपका, तो इसको जो है टर्मिनेट करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी, क्योंकि इसमें कुछ जैसे लग रहा था कि कुछ खामियां हैं, या फिर जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव जो बनाए, जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया हुआ है। और अगर मान लीजिए रहता तो उसके लिए फिर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये है डिफरेंस आपका कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर में। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है आप लोग अब समझ में होंगे, आ गए होंगे यहाँ पे। तो नीति आयोग देखिए इसकी फॉर्मेशन किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को, जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी इसका बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, वहाँ पे हमने इसके बारे में बताया भी है आपको। अब वही हम लोग इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं कि जिससे कि आपका टॉपिक पे और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए इसका आपका दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल कमीशन, इलेक्शन कमीशन आपका, फाइनेंस कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो ये सभी के सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनका प्रोविजन मेंशन की गई है। तो इस तरीके से आपका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनका प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन की गई है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है तो ये एक क्या है। तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि NHRC जिसको शॉर्ट में बुलाता है एक्चुअली में, तो ये जो है आपका एक स्टेचुरी बॉडी है आपका, जो कि ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पास करके ये बनाया गया था। यानी कि इनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब पार्लियामेंट में जो है एक एक्ट पास करके इसको बनाई गई थी। तो देखिए जो NHRC आपका है तो ये एक स्टेचुरी पब्लिक बॉडी आपका है, जो कि इसकी स्थापना देखिए किया गया था आपका यहाँ पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये 12 अक्टूबर 1993 को। और इसमें देखिए मेनली ये क्रिएट किया गया था आपका ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन किया जा सके। तो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये बनाया गया था इसका। तो ये देखिए NHRC आपका ये क्या है, आपका एक स्टेचुरी बॉडी है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ए स्टेचुरी बॉडी है आपका यहाँ पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला दिया हुआ है यहाँ पर कि बीच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहाँ पे कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए दिया हुआ है। तो देखिए ये सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इसमें से देखिए आपने वहाँ पे देखा था, हमने आपको अभी दिखाया था कि इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ था यहाँ पर कि जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये दोनों जो है तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपके। लेकिन देखिए जो आपका ये स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है आपका यहाँ पे, तो ये देखिए इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटी बनाया गया था आपका यहाँ पे, जो कि इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत जो है इनको बनाया गया था। और इनके लिए न्यू आर्टिकल में भी ऐड कर दिया गया था, आर्टिकल 350B में, जो कि आपका ये पार्ट आपको दिखेगा तो आपको ये मिल जाएगा पार्ट 17 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है आपका तीसरा वाला नंबर पे जो है, दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है तो ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको कौन हो जाएगा, दैट इज 1 and 2 ओनली। तो ऑप्शन देखिए 1 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। तो आपको जो है ये सारे याद रखने होंगे। अब वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो वैसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे स्टडी करने को, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस आपको उन्हीं को ही याद रखना है यहाँ पे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो आपको वो याद रखने हैं यहाँ पे। बेसिकली जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो वही कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 1 है आपका, तो आर्टिकल नंबर 1 तो ये जहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये तो आपको याद रखना ही है। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 1 है तो इसमें मेंशन किया गया है
नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो जितने भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं तो इन सभी का जो है मेंशन किया गया आपका आर्टिकल नंबर 1 में। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल 3 है आपका, तो इसमें देखिए मेंशन किया गया आपका यहाँ पे न्यू स्टेट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और साथ में अगर कोई स्टेट का मान लीजिए बाउंड्री को अगर अल्टरेशन किया था या फिर कोई मान लीजिए उसकी बाउंड्री को कम किया जाता है, मतलब कि घटाया बढ़ाया जाता है, कोई भी स्टेट को क्रिएट किया जाता है, तो उसमें जो है ये आपको मेंशन किया गया हुआ आर्टिकल नंबर 3 में, यानी कि कौन से प्रोविजन से नया स्टेट का जो है बाउंड्री को अल्टर किया जाएगा या न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की जाएगी, तो ये आर्टिकल 3 में आपको मेंशन किया गया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 14 है, तो इसमें देखिए मेंशन आपका किया गया है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसको पॉपुलरली बोला जाता है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में सभी इक्वल होंगे, यानी कि कोई भी पर्सन है तो उसको कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि ये जो है लॉ उसके लिए पर्टिकुलरली है, मतलब सभी के लिए एक ही कानून होगा और इक्वल होंगे लॉ के अगेंस्ट में। तो कोई भी जो है इसके मतलब कोई अगर कोई क्राइम करता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को जो है कम सज़ा मिले और किसी को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। सभी के लिए एक ही कानून होगा, वो चाहे कोई भी हो। तो इसको बोला था है राइट टू इक्वालिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया होगा आर्टिकल 14 में क्या मेंशन की गई है, तो इसमें आपका है दैट इज राइट टू इक्वालिटी का। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 15 में जो मेंशन आपका किया गया यहाँ पे, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। तो इसमें जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के, किसी भी पर्सन से, वो चाहे उसका कास्ट के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे हो या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो या फिर सेक्स के बेसिस पे हो, किसी भी के बेसिस पे जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अधिकार रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए जो है आर्टिकल नंबर 17 में आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का जो प्रोविजन है तो इसको एवोल्यूशन किया गया हो, तो ये चीज़ मेंशन आपका किया गया है आर्टिकल 17 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 18 में आपको मेंशन किया गया यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के लिए रिगार्डिंग। तो टाइटल्स देखिए जो खास जैसे कुछ पहले जो टाइटल्स दिए जाते थे तो इससे क्या होता था कि भेदभाव हो जाते थे लोगों के बीच में, तो इसीलिए जो है इसको भी हटा दिया गया, मतलब ये मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि टाइटल्स का एवोल्यूशन होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 में आपको मेंशन किया गया यहाँ पर आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, जैसे फ्रीडम होना चाहिए किसी भी को, कहीं भी वो मूव कर सकता है। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आपका यहाँ पे दैट इज आर्टिकल नंबर 19 में आपका दिया हुआ है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपली इसको दैट इज राइट टू फ्रीडम। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें आर्टिकल 19A में मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सभी को जो है अब बोलने का अधिकार होगा और सभी को अपना जैसे एक्सप्रेशन करने की अधिकार होगा, कि कोई किसी के ऊपर में रोक नहीं लगा सकता है कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। आलोचना कोई भी कर सकता है, किसी भी सरकार का भी कर सकता है, क्योंकि ये जो है उनका एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 19A में मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 21 आपका है, इसमें देखिए मेंशन किया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसमें ये चीज़ है कि सभी को जीने का अधिकार है और उसका अपना एक लिबर्टी भी रहेगा, छूट भी रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वो ऐसे जी सकता है, कोई भी किसी के अधिकार ने मतलब नहीं ले सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंग चले या फिर रहे। तो अपना लाइफ के लिए मतलब अपना अपने अकॉर्डिंग वो जीने का अधिकार रहेगा सभी को, तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 21 में, तो ये आप लोग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर अगला देखिए आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए मतलब कि एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 21A में मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 23 में मेंशन आपका किया गया है यहाँ पर कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ह्यूमन का ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए और साथ में जो फोर्स्ड जो लेबर होता है यानी कि ज़बरदस्ती जो काम कराए जाते हैं जैसे फैक्ट्रीज में या फिर कहीं भी हो गया, वर्कशॉप में हो गया, तो वो जो है नहीं होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 23 में। फिर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 24 में आपका मेंशन किया गया यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन होना चाहिए, जो बच्चे से जो काम कराए जाते हैं तो वो जो है नहीं होना चाहिए, ये पूरे तरीके से प्रोहिबिशन की गई जो कि आर्टिकल 24 में मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 25 में आपका मेंशन किया गया यहाँ पे दैट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट
रिलीजन फ्रीली, यानी कि सभी को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मतलब अपना रिलीजन जो है वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन को, इसके ऊपर में कोई अधिकार किसी का नहीं रहेगा। फिर देखिए आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स है तो उसके जो उनके जो खास जो इंटरेस्ट है तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि आर्टिकल 29 में ये मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 32 में आपका यहाँ पे है, तो इसमें देखिए मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि दैट इज रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है तो उसका इन्फोर्समेंट करने के लिए और साथ में जो भी रीड्स है तो इसके रिगार्डिंग मेंशन किया गया आपका यहाँ पे, जिसे हम लोग देखिए इसको सिंपली बोला जाता है आपका यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो है हार्ट एंड सोल भी बोला गया हुआ है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, तो आज का आर्टिकल 32 मेंशन आपका किया गया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 44 में जो है मेंशन आपका किया गया यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तो ये मेंशन आपका किया गया आर्टिकल 44 में। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया आपका दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए जुडिशरी जो है और एग्जीक्यूटिव इन दोनों को सेपरेशन किया गया, मतलब दोनों को पावर डिवीजन किया गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रखा गया है कि कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के वर्क में, क्योंकि अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को अगर सेपरेशन नहीं किया मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा दोनों में। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 51 मेंशन किया गया आपका यहाँ पे दैट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका मेंशन किया गया आर्टिकल 51 में। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 51A है आपका यहाँ पे, इसमें मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपके, जैसे टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये मेंशन किया गया आपका यहाँ पे आर्टिकल 51A में। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया है आपका यहाँ पे, फिर दैट इज द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो स्पीकर होते हैं और साथ में जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो ये प्रोविजन है, मतलब क्या इनका कैसे ये होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं और क्या इनका फंक्शंस होती है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है आपका आर्टिकल 93 में दिया हुआ है, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं उसके रिगार्डिंग। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए एक ऐसा कंडीशन होता है कि जहाँ पे दोनों हाउस का जो है एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि कोई ऐसा बिल जो है वो पास नहीं हो पाता या फिर कोई अर्जेंट वर्क हो जाते हैं, जैसे कोई ऑर्डिनेंस है वो लाई जाती है और उसको पास करने का, फिर कोई भी बिल हो जो पेंडिंग में उसको पास करानी होती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 108 में। फिर देखिए 109 से लेकर 110 में आपका मनी बिल्स का रिगार्डिंग इसमें आपका मेंशन किया गया हुआ है। फिर आर्टिकल 112 में देखिए बजट के बारे में मेंशन की गई है, और आर्टिकल 123 123 आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑर्डिनेंस का रिगार्डिंग दिया हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट जो है तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अपना यहाँ पर, जब पार्लियामेंट मान लीजिए रेसेस कंडीशन में हो, यानी कि उस समय फंक्शन नहीं कर रही हो, तो उसके प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं वो। तो ये आर्टिकल 123 में मेंशन आपका किया गया है, यानी कि 123 मेंशन की गई है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 148 से लेकर 149 के बीच में दिया हुआ है दैट इज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो सीएजी जो होते हैं इनको वॉच डॉग भी बोला जाता है, यानी कि जितने भी जो फंडिंग के होते हैं, यानी कि जो खर्चे होते हैं सरकार के, तो उनके ऊपर नज़र बनाए रखना, तो ये काम होता है सीएजी का। इसके बाद फिर देखिए आर्टिकल 155 मेंशन आपका किया गया यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। तो गवर्नर का देखिए अपॉइंटमेंट किस तरीके से होना चाहिए और क्या मतलब होते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये चीज़ देखिए आपको मेंशन किया गया आर्टिकल 155 में। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला यहाँ पर है आर्टिकल 165, इसमें मेंशन किया गया एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद देखिए जो फाइनेंस कमीशन है तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 280 में। फिर इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज है तो ये देखिए 312 मेंशन की गई है। इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 324 में। और एसटी और एससी जैसे वो उनके लिए कुछ सर्विस होना चाहिए और पोस्ट उनके लिए होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 335 में। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो ये देखिए मेंशन किया गया आर्टिकल 343 में। फिर इसके बाद देखिए जो नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है आपका, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 352 में। और 356 जो आर्टिकल है आपका, जैसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल जो लगाए जाते हैं, जब भी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो अगर फेल्योर हो जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है, तो ये आर्टिकल 356 में मेंशन की गई है। और 360 में मेंशन है आपका दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड। और आर्टिकल 368 में जो है मेंशन आपका किया गया यहाँ पे
कि दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो ये पार्लियामेंट के पास जो है कुछ पावर दिए गए हैं, तो क्या वो पावर है, क्या प्रोविजंस है, क्या वो और भी जो रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पर आपका आर्टिकल 368 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब भाई कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच आर्टिकल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये देखिए आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया आपका, जो कि हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो आर्टिकल 44 है तो इसमें मेंशन किया गया आपका यहाँ पे दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। यानी कि एक सिंगल कानून होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, तो सभी के लिए एक सिमिलर कानून होना चाहिए। ये चाहे वो किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, मैरिज से, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, तो सभी के लिए एक। तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 44 में, जो कि आपका है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सिटीजन्स के लिए। तो ऑप्शन ए देखिए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो है कौन सा आर्टिकल में आपका मेंशन किया गया है। तो ये देखिए आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया आपका अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन का। तो ये आर्टिकल, इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि ये जो मेंशन किया गया आपका कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये दिया हुआ है कौन सा आर्टिकल में, कि जिसमें कि पार्लियामेंट को जैसे ये पावर दी गई है कि वो जो है नया स्टेट को वो फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। और नया स्टेट को फॉर्मेशन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्टेट होगा तो उसके बाउंड्री में तो अल्टरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मेंशन आपका किया गया आर्टिकल नंबर 3 में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमने आपको बताया हुआ, तो आपको याद रखना होगा। तो आपका जो है काफ़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसमें हमने वही सारे आर्टिकल्स रखा हुआ जो एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पॉलिटी के आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे आपके, तो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग कवर करेंगे आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन। तो इसी तरीके से बाकी और भी सब्जेक्ट जो आपके हैं तो वो हम लोग कवर करते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जिक क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।